प्रदर्शन, दिल्ली दरबार को भी सौंपेंगे मांगों संबंधी ज्ञापन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड सबसे बड़ा घोटाला है। महबूबा ने कहा कि पीएम केयर्स फंड के माध्यम से खरीदे गए वेंटिलेटर न केवल श्रीनगर में बल्कि गुजरात में भी खराब पड़े हैं। कोई भी लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से खरीदे गए खराब वेंटिलेटर बताते हैं कि यह सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। महबूबा ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों का गला घोंटा गया है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए यह भी कहा, लोगों की चुप्पी को शांति के रूप में ना देखें तो यही मुनासिब होगा। जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त बलों को बुलाया जाना स्पष्ट संकेत है कि स्थिति अच्छी नहीं है और कश्मीर में हाल ही में लोगों की हत्याएं प्रशासन की विफलता को उजागर कर रही हैं। देखिए, वो कह रहे थे नोटबंदी से जो है काला पैसा वापस आ जाएगा, जो है जो वायलेंस है वो खत्म हो जाएगी और दूध की नदियां बहेंगी, फिर लोगों को पता नहीं क्या इससे मिलेगा, सारा करप्शन खत्म हो जाएगा। बल्कि इस वक्त तो पहले जितनी करप्शन कभी नहीं थी अब है, मगर बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करप्शन हो रही है। जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, वो करप्शन नहीं है तो क्या है, जिसका आप लोगों को हिसाब नहीं देना चाहते। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर आपके पास फंड है, आप उसमें जो है अरबों खरबों रुपया जमा है, उसका आप हिसाब नहीं, तो इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है। गलत है। मैं वही तो कह रही हूँ कि एक तरफ से एक दावा करते हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, दूसरी तरफ से ऐसे इकदाम करते हैं जिनसे यहाँ के लोगों के, अभी बिजबिहाड़ा में 2 लोगों को इन्होंने नौकरी से हटा दिया, उससे पहले यहाँ हटा दिया, पूरे कश्मीर में वादी में, और उसके बाद 48 साल की उम्र में भी कई लोगों को जो है उनको रिटायर कर दिया, नौकरियों से निकाल रहे हैं। न कोई अदालत है, न कोई वकील का डिस्कशन है। खुद ही वकील, खुद ही जज, खुद ही वकील और खुद ही सजा सुनाते हैं, जो बहुत गलत है। इस सब की जो नतीजे, बेशक इस वक्त इन्होंने ताकत के बलबूते पे इस वक्त लोगों को खामोश कर दिया है, तो ये वक्त नहीं रहेगा ऐसा। एक वक्त आएगा कि इनके जो नताए जो ये इस वक्त कर रहे हैं, जो ये सख्ती कर रहे हैं, जो इन्होंने सबका मुंह बंद करके रखा हुआ है, किसी को बात नहीं करने देते हैं, यूएपीए सेडिशन चार्जेस किसे लोगों को तंग कर रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिसका मेरे ख्याल में इजाला करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त ये कहेंगे हम कश्मीरियों से बात भी करेंगे, हम उनके साथ भी बात करेंगे, मगर तब बहुत देर हो गई होगी। मैं क्या कहूँ, मुझे तो हंसी आ रही उनकी इस बात पे, क्योंकि अभी होम मिनिस्टर आए तो होम मिनिस्टर के आने से पहले यहाँ हजारों नौजवानों को कैद किया गया, बंद किया गया, उसके जाने के बाद और लोगों को बंद किया गया। आज तक भी वो सिलसिला जारी है। सीआरपीएफ की नई बटालियन रोज बरोज आ रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद बढ़ाई जा रही है। तो अगर हालात ठीक है तो फिर ये सीआरपीएफ की बटालियन सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है। और कल ही हमारा एक पुलिस का आदमी जो है उसको शहीद किया गया। तो मेरा ये है कि इनको, बीजेपी को जुमलाबाजी करने की आदत है। ये हर में कह रहे थे कि लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए दे देंगे, 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे साल में, और बाद में कहा ये तो सब जुमला है। तो ये जो बात करते हैं उसमें कोई वजन नहीं होता है, बिल्कुल गलत होता है। जम्मू कश्मीर के जमीनी हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत खराब है। यहाँ के लोगों का दम घुट रहा है, यहाँ के लोगों को जबरदस्ती ताकत के बलबूते पे उनको खामोश करवा दिया गया है, और यहाँ की खामोशी को ये अमन का नाम दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी को आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। इन 5 सालों में देश ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो 8 नवंबर 2016 की उस शाम को याद कर सिहर उठता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी पर नोटबंदी का ऐलान किया था। हम बात कर रहे हैं व्यापारी और दुकानदार वर्ग की, जो आज तक केंद्र सरकार के उस फैसले को जमकर कोस रहा है। व्यापारी और दुकानदार वर्ग का कहना है कि सरकार ने भले ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया था, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के बजाय ये और बढ़ गई है। मुझे लगता नहीं है कि उससे नोटबंदी के बाद कोई सरवाइव कर पाया होगा। व्यापारी तबका से ढूंढ ही ढूंढ गया है। नोटबंदी का इन्होंने सोचा दिया कि नोटबंदी कर रहे हैं हम, तो इसलिए कर रहे हैं कि करप्शन को रोकने के लिए। करप्शन कहाँ रुकी? 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चला दिया,
ये करप्शन रोकने के लिए था या करप्शन बढ़ाने के लिए था? आज नोटबंदी की वजह से उस टाइम पे, आज तो जो हालत है वो है, उस टाइम पे 130 के करीब लोग लाइनों में बेचारे मर गए। तो आज ये कहें कि कोई बड़ी अचीवमेंट थी उसकी, उसके बाद जो बिजनेस हुआ है वो सेटल नहीं हो पाया है। ये कहते हैं हम काला धन बाहर से ला रहे हैं, हम ये कर रहेंगे, उससे वो होगा। आप बताओ, मैं आपके चैनल के मदद से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ? आज तक तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ हुआ है। व्यापारी जरूर डाउन हुआ है। नए नए मुद्दे लाकर, नोटबंदी के बाद भी उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे लाकर आज व्यापारियों को खत्म करने की जो एक पॉलिसी चल रही है, व्यापार टोटली खत्म हो चुका है। नोटबंदी के बाद सर्वाइव नहीं कर पाए हम, उल्टा लॉस हुआ है। मैं तो आज ये कहता हूँ कि इन्होंने नोट बंद किए, 2000 का नोट चलाया, 500 वाला चलाया, 220, 100 जो भी चले नए नोट। आज वो 2000 वाला नोट किधर है? मार्केट में तो है ही नहीं है, बिल्कुल उसका ना तो फ्लो है। पूरा सीजन लगाने के बाद एक नोट 2000 वाला देखा था, वो 2000 वाले नोट कहाँ गए हैं? वो आज भी ब्लैक मनी के तौर पे सब जो बड़े बड़े, मैं नहीं कहूँगा कौन है, सबके तिजोरियों में भरे हैं। आज इलेक्शन आने वाले हैं, वही नोट बाहर निकलेंगे। आम पब्लिक का क्या नुकसान हुआ शायद आपको भी पता है। एक छोटी सी गृहिणी जो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के रखती थी अंदर, वो भी उन्होंने निकलवा लिए नोट। क्या वो नोट बाहर आने से हिंदुस्तान की ब्लैक मनी कितनी बाहर आई है, ये तो आज तक नहीं किसी को पता चला कि करोड़ों आए हैं, लाखों आए हैं, या कुछ आया ही नहीं है। जितना आया या उससे ज्यादा बना है नोट। मगर फिर कहूंगा कि आम बिजनेस में हम लोगों को 5 साल के अंदर इस नोटबंदी ने बहुत पीछे लेके गई है। क्योंकि जो लोग सेविंग करके रखते थे, छोटे छोटे घर वाले से भी कुछ छुपा के लेडीज रखती थी नोट। चलो जी, कोई दिन त्योहार आता था, बच्चे की फीस आती थी, कोई दवाई आता था, कोई कुछ लेते थे, वो जोड़ जोड़ के जो रखे हुए थे वो भी इन्होंने निकलवा लिए। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों ने फिर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू न होने और न ही अन्य मांगों पर सुनवाई होने से गुस्साए डेली वेजरों ने जम्मू में प्रदर्शन करने के साथ साथ दिल्ली दरबार में भी फिर से अपनी मांगे जोर शोर से उठाने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान तनवीर हुसैन ने बताया है कि जम्मू में 25 नवंबर को जम्मू में तमाम डेली वेजर एक बड़ी रोष रैली करने जा रहे हैं। इसके अलावा संसद सत्र के मद्देनजर भी जम्मू से एक टीम दिल्ली जाकर सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपेगी। आज डिसाइड किया हमने कि 25 नवंबर को एक जोरदार प्रोटेस्ट जो है वो प्रेस क्लब के अंदर हो रहा है। तो मेरी अपील है जम्मू कश्मीर के तमाम आरजी मुलाजमीन से, तमाम डेली कैजुअल लेबर से कि वो 25 नवंबर को प्रेस क्लब जम्मू में आके सुबह 10 बजे इस रैली को कामयाब करें। और उसके बाद 1 दिसंबर को हमारे 20, 25 और 30 जो प्रेसिडेंट्स हैं वो दिल्ली का दौरा करेंगे और वहां पे श्री रामदास अठावले जी है, उनसे मुलाकात करेंगे। क्योंकि जो सेशन जो शुरू होने वाला पार्लियामेंट सेशन वो इस महीने के एंडिंग में शुरू होने जा रहा है और हम भी अपना मेमोरेंडम वहां देके इस आवाज को दिल्ली की पार्लियामेंट से उठाएंगे और इन मसले को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जीएमसी डोडा की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग पर ओपीडी के नजदीक सड़क के बीचों बीच बना एक गड्ढा मौत का गड्ढा साबित हो रहा है। विडंबना यह है कि प्रशासन के अधिकारियों का भी इस मार्ग पर आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसे बंद करने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पा रहा। इस गड्ढे में फंसकर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और 2 पहिया वाहन चालकों का क्या हाल होता होगा यह भी किसी से छिपा नहीं है। प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही पर क्या कहना है स्थानीय लोगों का, आइए आपको बताते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में पड़े लोग बाजार निकलते ही नहीं है। जिनकी नजर से ये शायद ये दूर है ये वाकई, शायद वो ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर स्कूटी पे चलने वाला इंसान इस खड्डे में जाए तो शायद उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। सबसे खतरनाक तो स्कूटी वाले के लिए, गाड़ियां तो आए दिन जनाब जाती हैं, देखो जी गाड़ी का नुकसान होता है, लेकिन अगर कोई 2 व्हीलर वाला इस खड्डे में चला जाए शायद वो मर ही जाए। मैं तो बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में पड़े लोग इतने मुर्दार हो चुके हैं। वहाँ उनके ऑफिस के बाहर से भी जो लोग चल रहे होंगे, कितनी बार मैं खुद गिर चुका हूँ खड्डे में, टांगे मेरी, मतलब यहाँ पे भी अगर कोई रात को चलेगा बेचारा तो उसमें चला जाएगा, तो इलाज कराने का वो तो मर ही जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं को बीमारियों से बचाव के लिए बड़े स्तर पर अभियान जारी है। इस अभियान के तहत पुंछ से आज पशु चिकित्सा विभाग की टीमों को जिले की अलग अलग जगहों पर रवाना किया गया, जहां से ये टीमें पशुओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगी। पुंछ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने इन टीमों को अपनी शुभकामनाएं के साथ वहां से विदा किया।
आज से नेशनल वाइड FMD-CP का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हम डोर टू डोर फ्री ऑफ कास्ट जाके FMD वैक्सीन करेंगे और इसके लिए हमने डिफरेंट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट किए हैं और साथ ही ये हम रैली फ्लैग ऑफ कर दी है, जो कि टीम जो है जाके घर घर में जाके ये वैक्सीन करेंगे और उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये फ्री ऑफ कास्ट होगी और पॉपुलेशन जितनी भी है कैटल पॉपुलेशन है हम उसको कवर करेंगे। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत दिखाए जा रहे सद्भाव के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग कायल हो गए हैं। ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना द्वारा कुपवाड़ा की करालपोरा तहसील के वारसुन इलाके से सिंगरपट्टी मोहल्ले तक एक सड़क का निर्माण किया गया है, जिसे आज आवाजाही के लिए खोल दिया गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें आवाजाही में पेश आ रही दिक्कतों के मद्देनजर सेना की 160 TA बटालियन की ई कंपनी से संपर्क किया था, जिसके बाद कुपवाड़ा ट्रियर्स ने इस परियोजना को अपने हाथों में लिया और 15 दिनों के भीतर करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर इसे लोगों के सुपुर्द कर दिया। बारामूला में देश के शहीदों की याद में सेना द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब BSCC बोनियार की टीम के नाम रहा। आज हुए फाइनल मुकाबले में BSCC बोनियार ने नामला स्टार्स की टीम को 76 रनों से पराजित कर यह खिताब हासिल किया। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 26 अक्टूबर को हुई, जिसमें 30 टीमों ने भाग लिया और इस दौरान कुल 23 मैच खेले गए। हुआ हमने फाइनल मैच जीता तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि एक क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया गया और यहाँ पे एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ, तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। ऐसे टूर्नामेंट जो है ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए ताकि यूथ जो है ज्यादा से ज्यादा गेम्स के साथ एंगेज रहे, जैसे कि आर्मी करा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। डंसाल ब्लॉक से DDC सदस्य शमीम बेगम ने प्रशासन से जम्मू के डंसाल और नगरोटा दोनों ही ब्लॉक के किसानों के जख्मों पर जल्द मरहम लगाने की गुहार लगाई है। शमीमा बेगम ने आज डंसाल ब्लॉक के बड़सू गांव में हाल ही में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों से बैठक कर उन्हें हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन, खासतौर पर उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान से किसानों की मदद करने की अपील करने के साथ साथ स्वयं भी अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी मांगे उनके समक्ष रखने का आश्वासन दिया। मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और LG साहब से और खासकर फारूक खान साहब एडवाइजर जो हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये लोगों को जो है यहाँ पे आके देखा जाए और इनको इनका मुआवजा दिया जाए जो इनकी फसलें खराब हो गई हैं। और ये मैं आज लोग मेरे साथ जो खड़े हैं, ये इसी वजह से मैंने आज एक यहाँ पे मीटिंग की थी इनके साथ, तो इनकी सबकी परेशानियां सुनी और मैं गुजारिश करती हूँ कि इनको इनका मुआवजा दिया जाए और यहाँ पे एक टीम भेजकर यहाँ का दौरा भी किया जाए और दोनों ब्लॉक नगरोटा और ब्लॉक डंसाल में। तो मेरी यही गुजारिश है कि इन लोगों की परेशानियों को हल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के ट्रांसपोर्ट सेल ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई कटौती पर सरकार का आभार जताया है। सेल के संयोजक आशुतोष गुप्ता ने खासतौर पर डीजल की कीमतों में हुई 17 रुपए की कटौती का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है और इससे रोजमर्रा की अन्य चीजों की कीमतें घटने की भी उम्मीद जगी है। गुप्ता ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का तहे दिल से आभार जताया है। 17 रुपए पहली बार हिस्ट्री में सस्ता हुआ है डीजल। 17 रुपए सस्ता होने का मतलब है हर चीज पे अंकुश लगेगा। अब जो महंगाई की महामारी चल रही थी, कंटिन्यूसली महंगाई बढ़ रही थी, उस पे काफी राहत मिलेगी। आम लोगों को राहत मिलेगी, किसानों को, हमारे दुकानदार भाइयों को, जितने भी कंसर्न है ट्रांसपोर्टर से, उनको भी राहत मिलेगी। आपके माध्यम से मैं भाई नरेंद्र मोदी जी का और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार पर भाषण देने और गरीबों को राशन से महरूम रखने का आरोप लगाया है। पार्टी की महिला इकाई द्वारा जम्मू में आज महंगाई व अन्य मुद्दों के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान इकाई की प्रधान बिमला लूथरा ने आरोप लगाया कि मौजूदा दौर में गरीब आदमी महंगाई के कारण तिल तिल कर मरने को मजबूर है। बिमला लूथरा ने केंद्र सरकार से महंगाई पर तुरंत अंकुश लगाने की मांग की ताकि गरीब भी अपना गुजर बसर सही तरीके से कर सके। राशन बेचते हैं, राशन नहीं देते, ये सब तो बड़ी गुंडागर्दी है। दूसरे नंबर पे ये जो सिलेंडर दिया था हम फ्री दे रहे हैं, उसके बाद इतना कीमत लगा दी कि उसका एंड ही कोई नहीं।
कीमत लगा दी, हम फ्री दे रहे हैं। उसके बाद दाल, आटा, चौल, टमाटर, गोभी, सब्जी सब कुछ महंगा है। हम चाहते हैं महंगाई खत्म हो और लोगों को रहम मिले, जिससे गरीब लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, किसानों का मसला हल करे। बीएसएफ और सीआईएसएफ के अभ्यर्थियों के साथ भाजपा द्वारा किए गए वादे को पूरा न किए जाने का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है। करीब 3 महीने जम्मू में भाजपा के मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर चुके इन अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर से इसी मुख्यालय के सामने नारे मारकर भाजपा पर उनके साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इन युवाओं का कहना था कि पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें 2000 पदों की सौगात देने का वादा किया था, लेकिन वे आज तक अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाए। साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उन्हें साढ़े कन्नै वादा किया कि संतोष सिंह की 2000 वैकेंसीज देगे डीडीसी इलैक्शन के दौरान, तो तुस सानू सपोर्ट करो। उसलै जिन्ने भी साढ़े युवा है उन्हें सारे सपोर्ट की कि चलो नवी सरकार आई है और ये लोग शायद अच्छे ने, साड़ी उम्मीद ही इंदे कन्नै कि साड़ा कम्म करनगे, ते सारे वोट करी उड़ेआ, सपोर्ट किया। लेकिन जिसलै इंदा कम्म कराने की बारी आई, ये आखा दे अस कुछ नहीं कर सकते। अस उस्सै रास्ते इत्थै बैठे ने, साड़ा मैडिकल फिजिकल सब कुछ कंप्लीट होई दा, टेस्ट साड़ा कंप्लीट न, अस सानू सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिदी है। अस जेह्ड़ा एह् प्रोटेस्ट करा दे आं इस वास्ते करा दे आं। अज्ज भी अस बीजेपी ऑफिस के बाहर इस करी आए हैं कि जिहड़ी साड़ी गल है वो मंजूर की जाए, साड़ी डिमांड है कि सानू ज्वाइनिंग दी जा। सर कोई कुसै दे खिलाफ नहीं है, एक नाराजगी यूथ दी, क्योंकि यूथ जेड़ा दर बदर हुआ करता, वो अपना जी डिमांड है फुलफिल नहीं हुआ करता। देखो जो सिर्फ पेपर आता ना तो सिलेबस कवर लग पे कर, हूँ इलैक्शन आ दी है भी पेपर आई है, तो जनाब तुम आखा रिक्वेस्ट करिए ग्राउंड लैवल पर अपना पेपर कवर करो, जेडे क्वेश्चन डाउट है ना वो डाउट क्लीयर करो, तो तुम वोट थोने, नहीं तो तुंदा जेड़ा हालात है ग्राउंड लैवल पर बड़ी माड़ी है। कोरोना का दौर चरम में रहने पर पीएम केयर्स फंड के तहत सप्लाई किए गए वेंटिलेटर्स की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के आरटीए कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने आज इस संबंध में कई अहम खुलासे कर एक नई बहस को जन्म दे दिया। बलविंदर सिंह ने दावा किया है कि श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग ने कुछ खामियों का हवाला देकर कई वेंटिलेटर्स को नकार दिया, जबकि जम्मू में स्वास्थ्य विभाग इस बाबत कुछ भी बोलने से परहेज करता रहा और यही वजह है कि खराब वेंटिलेटर्स की वजह से जम्मू में कश्मीर के मुकाबले कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा रहा। बलविंदर सिंह ने न्यायपालिका से इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जम्मू के खास करके जम्मू डिवीजन में किसी भी डॉक्टर्स ने, किसी भी एचओडी एनेस्थीसिया ने ये टेस्ट नहीं किए होंगे, तभी की वजह से मैं मानता हूं एक रीजन ये हो सकता है जम्मू में जो कोविड मोर्टेलिटी रेट कश्मीर से डबल रहा, उसका दिस कैन बी वन ऑफ द मेजर रीजन कि जो टेस्ट करने के बिना जो इंस्टॉल किए गए ये रीजन हो सकता है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं चीफ जस्टिस जे एंड के हाई कोर्ट को कि इसका सुओ मोटो का इसका कॉग्निजेंस लें, सीरियस कॉग्निजेंस लें और एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाए जो इन्वेस्टिगेट करे कि देखे कि ये और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जो सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं और जो डॉक्टर अगर दोषी पाए जाते हैं जिन्होंने बिना इसके ये टाइटल वॉल्यूम और FI02 के टेस्ट किए बिना इनको इंस्टॉल कर दिया और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। पुंछ के स्वर्णकोट इलाके में आज पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। यह हादसा स्वर्णकोट से तारावाली इलाके में तब पेश आया जब एक सेंट्रो कार चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरे नाले में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर स्वर्णकोट उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कार चालक को मृत लाया घोषित कर दिया। त्राड़ावाली जो है मुड़ा रोड है, वहाँ त्राड़ावाली के पास यहाँ पे पेश आया है। 2 आदमी जख्मी और एक की जो है ड्राइवर की डेथ हो गई है और इसमें 2 आदमी जो है वो जख्मी हुए हैं। उसमें एक लेडीज है और एक जेंट्स है। जेंट्स का नाम मौसम सन ऑफ मोहम्मद बशीर और मुसंदरा है और लड़की का नाम जो है चांदनी डॉक्टर ऑफ नजीर अहमद RO द्राबा। अभी फर्स्ट एड चल रही है, उसके बाद देखते हैं फर्दर अगर रेफर करने के काबिल हुई तो रेफर करें। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को पौराणिक तौर तरीकों से आयोजित न किए जाने के विरोध में शिवसेना बाला साहेब ठाकर की जम्मू कश्मीर इकाई सड़कों पर उतर आई है। शिवसेना का आरोप है कि सरकार की अनदेखी से जम्मू के साथ साथ धर्मनगरी कटरा का व्यापार भी अर्श से फर्श पर पहुंच चुका है, लिहाजा यात्रा के आयोजन के तौर तरीकों में बदलाव किया जाना चाहिए। जम्मू के व्यापार की सुध लेने के लिए, व्यापार को गति देने के लिए और विश्व प्रसिद्ध जो हमारी माता वैष्णो देवी की यात्रा है, जिसमें देश विदेश से लाखों की तादाद के अंदर यहां पर भगत आते हैं और हमारी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक माता वैष्णो देवी के दरबार से ऊपर निर्भर करती है, तो उसको नजरअंदाज किया जा रहा है।
हम शिवसेना की तरफ से देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से मांग करते हैं कि कटरा की तरफ जाने वाली ट्रेनों को जम्मू के अंदर ज्यादा देर तक हाल्ट करवाया जाए। नगरोटा के अंदर नगरोटा की कोल कंडोली जो पहला दर्शन है उसको रेल और सड़क मार्ग के साथ जोड़ा जाए। इसके साथ ही जो जम्मू के जो नजरअंदाज हो रहे हैं जितने भी मंदिर है उसको भी टूरिस्ट मैप के अंदर लाकर, जम्मू के टूरिस्ट मैप के अंदर लाकर माता वैष्णो देवी की यात्रा के साथ जोड़ा जाए, ताकि जो आधी अधूरी यात्रा है उस पर पूर्ण विराम लगे और जम्मू के व्यापारिक वर्ग को जो है व्यापार को गति मिले। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कांग्रेस द्वारा देश भर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की एक कड़ी के तहत जम्मू में भी प्रदेश कांग्रेस द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर प्रवीण डावर की अगुवाई में आयोजित इस सम्मेलन में कांग्रेस के कई नेताओं के अलावा सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने भी भाग लेकर देश के वीर जवानों द्वारा लिखी गई गौरव गाथा पर अपने अपने विचार रखे। डावर ने बताया कि सम्मेलन दिसंबर तक जारी रहेंगे और 16 दिसंबर को विजय दिवस पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। डावर ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के 50 साल पूरे होने पर केंद्र की सरकार द्वारा कोई भी कार्यक्रम आयोजित न किए जाने पर सवाल भी उठाए। 16 तारीख को जो विजय दिवस है 16 दिसंबर, उसमें हम बहुत बड़ा प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर में करेंगे दिल्ली में। जहां तक सरकार का सवाल है कि वो ऐसे प्रोग्राम क्यों नहीं कर रही है, अब ये उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं, वो तो सरकार से ही पूछना चाहिए कि वो प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी विक्ट्री हुई थी और सरकार को इसमें बहुत कुछ करना चाहिए था। अगर हमारी सरकार होती तो हम और भी बड़े पैमाने में ये प्रोग्राम करते, क्योंकि ऐसी जीत ये हमारे सिर्फ आजादी के बाद ही नहीं, हमारा जो 5000 साल का इतिहास है भारतवर्ष का, इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी उपलब्धि शायद नहीं है 5000 साल में। तो इसको तो बहुत ही उल्लास के साथ, बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाना चाहिए। और ये अच्छी बात नहीं है कि सरकार ऐसा नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है वो उनसे ही पूछना पड़ेगा। देश के अन्य राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बढ़ रही बेरोजगारी को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के लिए जम्मू में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देश की बात फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय रोजगार योजना के विभिन्न पहलुओं पर मंथन कर इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत पर बल दिया गया, ताकि हर पढ़े लिखे युवा को उसकी मेहनत का फल मिल सके। संगोष्ठी में देश की बात फाउंडेशन के जम्मू कश्मीर के रीजनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जावेद खान सहित अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मुझे लगता है कि आज पूरा देश इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है और हमारे युवा खासकर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हम नहीं देखेंगे या सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे और सरकार इसको एक सीरियसनेस के साथ नहीं लेगी, तो मुझे लगता है कि दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी और जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतना ज्यादा पब्लिक में भी रोष होगा और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत से आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं और सोसाइटी भली भांति जानती है कि बेरोजगार जो युवा है वो मेहनत करना चाहता है, उसमें कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसे मौका नहीं मिला या कुछ ऐसा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से नहीं होगा तो मुझे लगता है कि बहुत एक बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इसका एक हल है, एक सोल्यूशन है। और नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 75 साल की आज़ादी के बाद भी नहीं बनाई गई है। हालांकि उसके अगर हम देखें तो बाकी तकरीबन 63 कंट्रीज ने 2008 के बाद नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फ्रेम की है और हमारे देश में सिर्फ 2008 में इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा प्रपोजल नहीं आया या कोई उसमें काम नहीं किया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से भी कि इसमें सीरियसनेस दिखाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।